प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भाग 5 पढ़ेंगे और विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 3 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 4 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 3 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। बच्चों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के योग यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का पार्ट 5। चलिए देखते हैं 5वें पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास 2 इक्वेशंस यानी 2 समीकरण दिए होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जिसमें इसके गुणांक है a1, a2, b1, b2, c1 तथा c2। तो हमें इन्हीं गुणांकों को कुछ इस प्रकार लिखना है ताकि हम वज्र गुणन विधि को अच्छे से समझ पाएं कि फॉर्मूला आता कहाँ से। क्योंकि आप जब किताब में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको याद करना बहुत कठिन है। तो चलिए देखते हैं। दोनों समीकरणों के हमने सभी गुणांक लिख लिए हैं। हम क्या करेंगे, बीच वाले गुणांक से शुरू करेंगे। बीच में क्या है, b1, b2। b1 तथा b2 से शुरू करेंगे और इसको हम एक के नीचे एक इस तरीके से रखेंगे, b1 फिर b2। इसके बाद हम दाईं तरफ चलते हैं। b1, b2 को हमने खत्म किया। इसके b1, b2 के दाईं तरफ क्या है, c1, c2। इसके बाद हम लिखेंगे c1, c2। c1, c2 के बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से सबसे आगे आ जाएंगे। सबसे आगे क्या लिखा हुआ है, a1 तथा a2। अब a1 तथा a2 के बाद क्या है, b1, b2। यही हम खत्म करते हैं। b1, b2 से शुरू करते हैं और घूम करके हम वापस b1, b2 पर आ जाते हैं। अब जब हमने इन सभी संख्याओं को लिखा तो आप देख रहे हैं कि 3 बॉक्सेस टाइप बन गए हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर हम x, y तथा 1 लिखेंगे। सबसे पहले हमने x लिखा, फिर हमने y लिखा, फिर हमने 1 लिखा। अब आगे हमें किस तरीके से हल करना है, हम सबसे पहले x को देखेंगे। x के साथ में क्या लिखा हुआ है, b1, b2, c1, c2। तो इतने पार्ट को देखिए। अब इसको हमें किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, और x के नीचे यानी बटे में लिखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इसको क्रॉस टाइप बनाते हैं और हम फिर इसको गुना करते हैं। तो आप इस तरीके से चाहे तो याद कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हमें इनको क्रॉस करके लिखना है। तो b1 को हमें किससे गुना करना है, c2 से, और b2 को किससे गुना करना है, c1 से। ये हो जाएगा b1 c2 और बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है यानी घटा का चिन्ह। तो टोटल क्या हो जाएगा, x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1। इसके बाद हम लगाते हैं बराबर का चिन्ह, फिर लिखते हैं y को।
तो y लिखेंगे और y के अराउंड में क्या है, C1 C2 A1 A2। तो y बटे में फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी C1 को गुना करेंगे A2 से और C2 को गुना करेंगे A1 से, और उसको हम नीचे इस प्रकार लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1। फिर क्या करेंगे, फिर से हम एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक के नीचे A1 A2 B1 B2 को लिखेंगे। तो यहाँ हमने बराबर का चिन्ह लगाया, फिर हम एक लिखेंगे और उसके नीचे क्या है, A1 A2 B1 B2, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो A1 को गुना किया हमने B2 से और E2 को गुना करेंगे B1 से, यहाँ आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस प्रकार के समीकरणों में से हम किस तरीके से हल निकालते हैं। अब अगर हम x वाले को y वाले के साथ देखें तो यहाँ से हमें हल नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या करेंगे, x वाले को 1 के साथ इक्वेट करेंगे और इसी तरीके से हम y वाले को भी 1 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से आपको x का मान तथा y का मान दोनों ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सभी गुणांकों को लिख लेंगे, पर उससे पहले हमें दोनों समीकरणों को बराबर में जीरो वाले फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो उसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी इसके कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हम इन समीकरणों को कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो इस प्रकार हमें क्या होगा, a1 बराबर 1, a2 बराबर 1, b1 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 1, C1 बराबर माइनस 14 तथा C2 बराबर माइनस का 4। अब हम B1 B2 से शुरू करेंगे। तो B1 का मान क्या है, 1, B2 का मान है माइनस 1। फिर क्या लिखना होता है, C1 C2। C1 का मान है माइनस 14, C2 का मान है माइनस 4। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, A1 तो A1 का मान भी है 1 और A2 का मान भी है 1। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फिर से B1 तथा B2, ये आ जाएगा 1 तथा B2 का मान माइनस 1। फिर क्या करते हैं हम, फिर x, y और 1 को लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x, फिर y, फिर 1। अब हम इसको हल करेंगे। x, y और 1 के नीचे जिस तरीके से हमने फॉर्मूला करते टाइम पर देखा था, उस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो x और x के अराउंड क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 14 और माइनस 4। तो x बटे में आ जाएगा 1 गुने में माइनस 4, माइनस में माइनस 1 गुने में माइनस 14। ये हो गया 1 इंटू माइनस 4 माइनस का माइनस 1 इंटू माइनस 14। फिर क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है हमें और y लिखना है। तो y और y के अराउंड क्या है, माइनस 14 माइनस 4, 1 तथा 1। ये हो जाएगा y बटे में माइनस 14 गुने में 1 माइनस में माइनस 4 गुने में 1। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं और 1 के अराउंड है 1 1 1 और माइनस 1। ये हो जाएगा बराबर 1 बटे में 1 गुने में माइनस 1 माइनस 1 गुने में 1। अब x को हम कंपेयर करेंगे 1 वाले टर्म से और y को भी कंपेयर करेंगे हम 1 वाले टर्म से। तो यहाँ पर अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें यानी सरल करें तो यह आ जाएगा x बटे में माइनस का 4 माइनस 14 बराबर में y बटे में माइनस का 14 प्लस का 4 बराबर में 1 बटे में माइनस 1 माइनस 1। अब इसको अगर हम आगे फिर से हल करें यानी और सरल करें तो क्या मिलेगा, x बटे में माइनस 4 माइनस 14 क्या हो जाएगा, माइनस 18 बराबर में y बटे में माइनस 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 10 बराबर में 1 बटे में माइनस 1 माइनस 1
जुड़ करके -2 हो जाएगा। अब हम x को कंपेयर करेंगे 1 से, तो यहाँ हमें मिलेगा x बटे में -18 बराबर में 1/2, जिसको अगर हम हल करें तो x बराबर आ जाएगा -18/2, यानी x का मान आ गया 9। y को अगर हम इक्वेट करें 1 वाले टर्म से, तो ये आ जाएगा y बटे में -10 बराबर 1/-2, यानी y बराबर -10/-2, जिसको काटने पर हमें क्या मिलेगा 5। इस प्रकार हमें पता चला कि x का मान है 9 और y का मान है 5। इस वीडियो में हमने सीखा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि यानी वज्र गुणन विधि, इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। x बटे में होता है b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे होता है c1a2 माइनस c2a1 बराबर में 1 बटे में होता है a1b2 माइनस a2b1। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर की सारी कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म हो गई हैं। तो शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्बन एवं उसके यौगिक के एक और वीडियो में। ये इसका तीसरा पार्ट है। चलिए जानते हैं कि इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम समझते हुए प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या होती है और उसके बाद हम इस अध्याय का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, जो कि इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, और उसका नाम है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, जहां पर हम जानेंगे कि कार्बन के जो इतने सारे यौगिक होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्रकार्यात्मक समूह को जानते हुए। तो आखिर ये होते क्या हैं? इसे समझने के लिए चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वह विशिष्ट समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो यानी कि ये कुछ अणु होते हैं या अणुओं का समूह होते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ जाएं तो उनके जो गुण होते हैं उसको बदल देते हैं और अपने जैसा कर देते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ दिया जाए तो उसका गुणधर्म बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्रकार्यात्मक समूह कितने तरह के हैं। शुरुआत करते हैं जानते हुए सबसे पहले को, जो कि है अल्कोहल। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। यानी कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप देखें और उसके अंदर आपको ऐसी संरचना दिखे जहां पर ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो वह अल्कोहल ग्रुप है। यानी कि वो प्रकार्यात्मक समूह जो है वो अल्कोहल है। तो यहाँ पर O के साथ कोई सा भी कार्बनिक यौगिक जुड़ा हो सकता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो वो अल्कोहल ग्रुप का बन जाएगा और उस कार्बनिक ग्रुप के जो गुणधर्म होंगे वो अल्कोहल ग्रुप के गुणधर्म से मिलने लग जाएंगे। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ये एक अल्कोहलिक ग्रुप का कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कार्बन के अणु हैं और यहाँ पर एक अल्कोहलिक ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है और ये है इथेनॉल। चलिए अब समझते हैं इसके बाद दूसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है एल्डिहाइड। अब इसमें भी यही होता है कि अगर एल्डिहाइड किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाए तो उसके गुणधर्म को बदल देता है। अब इसको पहचानने के लिए आपको एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा कोई सा भी कार्बनिक यौगिक और उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ होगा, जिससे दोहरे बंध के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एकल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो ये पहचान होती है एल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह की। यहाँ पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 2 कार्बन है और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो कंपाउंड यानी कि यौगिक बना है ये है प्रोपेनॉल। चलिए अब समझते हैं तीसरे प्रकार्यात्मक समूह को, जो कि है कीटोन। ये थोड़ा अलग है बाकियों से क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बनिक यौगिक होते हैं। बीच में एक कार्बन होता है जो दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही हो सकता है कि एक कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो और दूसरा कोई और सा कार्बनिक यौगिक हो। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में C है जो दोहरे बंध के साथ O से जुड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ एक एक कार्बनिक यौगिक जुड़े हुए हैं। ये जो यौगिक है इसका नाम है प्रोपेनॉन। इसके अलावा एक और प्रकार्यात्मक समूह होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर एक कार्बन होता है जो कि हमारे कार्बनिक यौगिक से जुड़ा होगा। ये जो कार्बन होगा ये 2 अलग अलग ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होगा, एक के साथ दोहरे बंध से और एक के साथ एकल बंध से। जिस ऑक्सीजन के साथ ये एकल बंध से जुड़ा होगा वो ऑक्सीजन आगे फिर एक और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसके बाद COOH जैसी संरचना हो रही होती है। तो अगर आपको कोई से भी कार्बनिक यौगिक का नाम दिखे जहां पर आखिर में COOH जैसी संरचना दिखे तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा। इसका उदाहरण भी ले लेते हैं एक, तो ये एथेनोइक अम्ल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप बाकी के 4 प्रकार्यात्मक समूह को देख सकते हैं। उसके अलावा
जो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन है वो भी प्रकार्यात्मक समूह की तरह काम करता है। इन्हें हम हैलोजन ग्रुप के हैं, इसलिए हैलो प्रकार्यात्मक समूह कह सकते हैं। यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन जब किसी अणु के साथ जुड़ते हैं तो उसके आखिर में आपको Cl या फिर Br दिख जाएगा। अल्कोहल के लिए आखिर में आपको OH दिखेगा, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए आपको बीच में कहीं पर C दोहरे बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH जैसी संरचना हो रही होगी। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है। अब प्रकार्यात्मक समूह का काम हमें आएगा जब हम कार्बन के नाम पद्धति को समझेंगे। अभी जानते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कार्बन का अणु है। अब इसके साथ अगर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप का प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया जाए तो ये जो यौगिक बनाएगा उसे कहा जाएगा मेथनॉल। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं CH3OH। यहाँ पर 3 H कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और OH हमारा अल्कोहल ग्रुप का है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस OH को हटाया जाए और इसकी जगह एक और कार्बन को हम लेके आ जाएं और उसके बाद उस OH को वापस से लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो नया यौगिक बनेगा उसका नाम हो जाएगा इथेनॉल और फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो OH था उसको वापस से हटाया गया और एक और कार्बन को ले आए और उस OH को वापस से जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा प्रोपेनॉल और इसका फॉर्मूला होगा C3H7OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जितनी बार चाहें OH को हटाकर उसकी जगह एक कार्बन रख सकते हैं और वापस से OH को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी बन रही है जहाँ पर एक ही बदलाव बार बार किया जा रहा है। एक कार्बन को लाया जाता है और OH को वापस से लगा दिया जाता है। तो ऐसी जो श्रेणियां होती हैं उन्हें कहा जाता है समजातीय श्रेणी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा बना था मेथनॉल और उसके बाद बना था एथेनॉल और इनके बीच में कितने का अंतर है, एक C का अंतर है और 2 H का अंतर है, क्योंकि एक C ज्यादा हो गया और H 2 ज्यादा हो गए हैं। और इथेनॉल के बाद बना था प्रोपेनॉल। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 का अंतर है। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप कर रहा था। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल ग्रुप ही करे, एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या कीटोन, कोई सा भी ग्रुप अगर किसी कार्बनिक यौगिक को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले रहा है तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो होपफुली आपको समजातीय श्रेणी समझ आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कैसे करते हैं। परंतु ये समझने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि हम सभी यौगिकों को कैसे याद रख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसा हमने जाना था कि कार्बन के लगभग 30 लाख से भी ज्यादा यौगिक बन सकते हैं, तो उन सभी के बारे में याद रखना तो मुश्किल होगा। तो अगर हम कहें कि उनका नामकरण करके अगर हम उन्हें याद रख सकते हैं तो इतने सारे नाम याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आखिर हम ऐसा कैसे करें कि हमें सारे यौगिक याद रह जाएं? चलिए समझते हैं। इसके लिए देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। दरअसल नाम पद्धति एक प्रणाली है जिसके अनुसार हर एक रासायनिक यौगिक को एक अद्वितीय नाम दिया जाता है। और ये जो नाम पद्धति दी जाती है ये इस तरह से दी जाती है कि अगर आप कार्बनिक यौगिक को देखें तो आपको पता चल जाए उसका नाम क्या है। परंतु अब ऐसा करने के लिए इतने सारे कार्बन यौगिक हैं तो हमें एक कोई सोसाइटी बनानी पड़ेगी जो देखे कि किसका नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाए जिससे कि एक कंपाउंड का नाम दूसरे के जैसा ना हो सके। तो उसके लिए हमारे पास है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, ये देखता है कि कंपाउंड का नाम किस तरह से रखना है और रूल्स बनाता है कि किसका नाम किस तरह से रखा जाएगा। और इससे क्या होता है कि जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे आपस में अलग हो पाते हैं और उन्हें याद रखना इजी हो पाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखना कैसे है। अब उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। अगर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन का अणु है तो उसका नाम होगा मीथेन, 2 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा इथेन, 3 कार्बन के अणु हैं तो उसका नाम होगा प्रोपेन और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा।
और अगर कार्बनिक यौगिक में कोई प्रकार्यात्मक समूह है तो यहाँ पर जो समूह लिखे हुए हैं वो अनुलग्न में लगते हैं। अल्कोहल के लिए हम OL का इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम Al का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह बाकियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो एल्कीन और एल्काइन है जो दोहरे बंध और त्रिया बंध को दर्शाते हैं, इनका इस्तेमाल थोड़ा हम अलग तरह से करते हैं। वो कैसे करना है वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा हमने 2 प्रकार्यात्मक समूह और पढ़े थे जो थे क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके लिए हम क्लोरो और ब्रोमो का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इन्हें हम अनुलग्न में नहीं पूर्व लगन में यूज करते हैं। यानी कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ये जुड़े हुए हैं तो उनके नाम से पहले क्लोरो या ब्रोमो का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर कुछ रूल हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इन रूल्स को पढ़ लीजिए। तो अगर आपने रूल पढ़ लिए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कार्बन की यौगिक का नाम देखते हुए। अब सबसे पहला काम क्या था, रूल के अकॉर्डिंग हमें इसमें कार्बन के अणुओं की संख्या देखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 कार्बन के अणु हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब क्या इसके अंदर कोई प्रकार्यात्मक समूह है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रकार्यात्मक समूह है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के आखिर में से हम E को हटा देंगे। अब वो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है जिसके अंत में O और H आता है, यानी कि ये अल्कोहल ग्रुप का है। तो अल्कोहल ग्रुप के लिए हम अनुलग्न में OL का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूटेन के अंत में आ जाएगा OL। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने आखिर का E हटा दिया है और उसी के बाद हम OL को इसके साथ जोड़ेंगे और इससे हमें नाम मिलता है ब्यूटेनॉल। तो ऊपर जो चित्र बना हुआ है ये ब्यूटेनॉल का है। तो इस तरह से हम कार्बनिक यौगिक के नाम रखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर गिनिए कि कितने कार्बन अणु हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 कार्बन के अणु हैं, यानी कि नाम हो जाएगा पेंटेन। अब यहाँ पर फिर से एक प्रकार्यात्मक समूह है, तो हम सबसे पहले इस आखिर के E को हटा देंगे। अब ये कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, आखिर में CH और O आ रहा है, यानी कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। तो एल्डिहाइड के लिए हम अनुलग्न में Al का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा नाम बन जाएगा पेंटेनल। तो इस तरह से हम कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति को करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फिर हमने जाना समजातीय श्रेणी को और अंत में हमने जाना कि कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति कैसे की जाती है। अब यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं जो हमें जाननी है, तो कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति में उन बातों को हम जानेंगे अगली वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म की। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था एक अदिश से सदिश का गुणन। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि इस शीर्षक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करते हैं। तो आइए
शुरुआत करते हैं हम इसकी। स्क्रीन पर आपको दो बिंदुएं दिख रही होंगी, P1 तथा P2। P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो वेक्टर है P1, P2, इसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे? तो दोस्तों इसे हम ज्ञात कर पाएंगे जब हम पहले P1 और P2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे। और त्रिभुज नियम का प्रयोग करने से पहले हमें यहाँ पर ज्वाइन करना होगा OP1 तथा OP2 को कुछ इस प्रकार से। जब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर हम अब त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा सदिश OP1 प्लस सदिश P1 P2 बराबर सदिश OP2, जिससे यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि सदिश P1 P2 बराबर है सदिश OP2 घटा सदिश OP1 के, जिनका की मान जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा P1 P2 सदिश बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P1 P2 सदिश बराबर x2 घटा x1 i कैप प्लस y2 घटा y1 j कैप प्लस z2 घटा z1 k कैप। तो दोस्तों यही है हमारा सदिश जो कि हमें प्राप्त हुआ है जब हम दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करेंगे। तो अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा तो ये हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों जब हमें सदिश P1 P2 का परिमाण ज्ञात करना होगा तो वो हमें प्राप्त होगा मॉड ऑफ P1 P2, जो कि बराबर होगा अंडर रूट x2 घटा x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 पूरे का स्क्वायर प्लस z2 घटा z1 पूरे का स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सदिश P1 P2 अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करते हैं और साथ ही इस प्रकार से हम उसका परिमाण भी ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है बिंदु P जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 0 एवं Q जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दृष्टि सदिश ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं सदिश P से Q की तरफ दृष्टि है, तो यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि P जो होगी वो प्रारंभिक बिंदु होगी और Q जो होगी वो अंतिम बिंदु होगी। इसलिए यहाँ पर P और Q को मिलाने वाला जो अभिष्ट सदिश है वो PQ है, जिसे कि हम निम्नलिखित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अभी इससे पहले हमने तुरंत सीखा है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर सदिश PQ का मान प्राप्त करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स के मान को प्रतिस्थापित करके। तो दोस्तों यहाँ से हमें PQ सदिश प्राप्त होगा x2 घटा x1 i कैप प्लस y2 घटा y1 j कैप प्लस z2 घटा z1 k कैप। जब हम यहाँ पर x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें PQ सदिश प्राप्त हो रहा है -1 -2 i कैप प्लस -2 -3 j कैप प्लस -4 -0 k कैप, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा PQ सदिश बराबर -3 i कैप -5 j कैप -4 k कैप। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न में पूछे गए प्रश्न को हल किया है। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि ये जो PQ सदिश है इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका दिक् कोसाइन आप ज्ञात करने के लिए उससे पहले आप ज्ञात करेंगे दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे?
तो सदिश r बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के दिक् अनुपात abc सदिश के क्रमागत घटक x y z होते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्राप्त होता है a का मान घटा 3, b का मान घटा 5 तथा c का मान घटा 4। अब जब आपके पास a, b, c का मान आ जाएगा तो इसका आप दिक् कोसाइन आसानी से ज्ञात कर लेंगे सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है L, M और N, जिसको ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है L बराबर a बटे मॉड ऑफ r वेक्टर, जिसे आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको ये प्राप्त हो जाएगा घटा 3 बटे वर्गमूल 50। इसी प्रकार से जब आप n का मान ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 5 बटे वर्गमूल 50। इसी प्रकार से जब आप n का मान प्राप्त करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 4 बटे वर्गमूल 50। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको दिक् कोसाइन का मान प्राप्त हुआ है वो है घटा 3 बटे वर्गमूल 50, घटा 5 बटे वर्गमूल 50, घटा 4 बटे वर्गमूल 50। तो दोस्तों दिक् कोसाइन ज्ञात करना अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और किस प्रकार से हम दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मान ज्ञात करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे क्योंकि आपने इसका प्रयोग बहुत बार किया है अलग अलग जगह पर। आइए वेक्टर अलजेब्रा में हम इसे किस तरह से यूज करते हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला में हमें दो वेक्टर दिया होगा जो कि किसी एक बिंदु पर उसे डिवाइड कर रहा होगा m/n के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो मूल बिंदु है O, उसके सापेक्ष P और Q दो बिंदु हैं जिनको स्थिति सदिश OP और OQ से निरूपित किया गया है। बिंदुओं P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड किसी तीसरे बिंदु R को दो प्रकार के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इसे किन दो प्रकार के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला प्रकार जैसा कि आप सब जानते हैं, जब R PQ को अंतः विभाजित करता है, यानी कि इंटरनली डिवाइड करता है जब R PQ को, तब तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होगा आइए देखते हैं। बिंदु R जो कि P और Q को m/n में अंतः विभाजित करता है, तो इसका स्थिति सदिश जो होगा OR वो बराबर होगा m गुने b सदिश योग n गुने a सदिश बटे m योग n के। और इसी प्रकार से जब हम दूसरी स्थिति की ओर जानेंगे तो वो होगा जब R PQ को बाह्य विभाजित करता है, यानी कि एक्सटर्नली जब डिवाइड करेगा R PQ को, तब हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे अनुपात। तो दोस्तों जब इसे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो यहाँ पर रेखाखंड PQ को m/n में बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु R का स्थिति सदिश होगा m गुने b सदिश घटा n गुने a सदिश बटे m घटा n। तो दोस्तों देखा आपने सेक्शन फॉर्मूला कि जब उसे अंतः विभाजित करेगा बिंदु R तो हम स्थिति सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और जब वो बाह्य विभाजित करेगा तो हम स्थिति सदिश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है जो कि है दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP बराबर है 3a सदिश घटा 2b सदिश और OQ सदिश बराबर है a सदिश योग b सदिश के। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः तथा बाह्य विभाजित करता है। तो आइए दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे जब यह अंतः विभाजित करेगा और जब यह बाह्य विभाजित करेगा। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे अंतः विभाजित करने वाली स्थिति को। तो दोस्तों अंतः विभाजित करने वाली स्थिति में जैसा कि यहाँ पर आपको आकृति में समझ आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो सदिश A है वो है 3a सदिश घटा 2b सदिश, और जो वेक्टर B है अर्थात सदिश B है वो है a सदिश योग b सदिश। यहाँ पर हमारा m है 2 और n है 1। इसी प्रकार से जब हम बाह्य विभाजित करने वाला देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो a
सदिश है वो है 3a सदिश माइनस 2b सदिश, और b सदिश है हमारा a सदिश योग b सदिश, m है हमारा 2 और n है हमारा 1, जिसका कि जो सूत्र अभी अभी हमने देखा था अंतः विभाजित तथा बाह्य विभाजित का, उस सूत्र में हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे और ज्ञात करेंगे इनकी स्थिति सदिश। आइए प्रतिस्थापित करके इनकी स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अंतः विभाजित करने की स्थिति में इनका स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है 2 गुने सदिश a योग सदिश b योग 3a सदिश घटा 2b सदिश बटे 2 योग 1, जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 5a सदिश बटे 3। इसी प्रकार से जब हम इसका बाह्य विभाजित ज्ञात करेंगे स्थिति सदिश, तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने सदिश a योग b घटा 3 सदिश a योग 2 सदिश b बटे 2 घटा 1, जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 4b सदिश घटा a सदिश। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आए होंगे जिनकी आज हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे 2 सदिशों का गुणनफल। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का तीसरा और अंतिम भाग समझेंगे, और इस भाग में हम समझेंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इसके बाद जानेंगे पदार्थों के चुंबकीय गुणों को। इसके बाद देखेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरेसिस को, और अंत में स्थायी चुंबक को। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय का तीसरा और अंतिम भाग। पहले विषय चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण से। दोस्तों, चुंबकीय पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। दूसरा प्रकार कहलाता है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, और तीसरा और अंतिम भाग कहलाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। आइए अब इन तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों से जुड़े गुणों को जानते हैं। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों, ऐसे पदार्थ अपने अंदर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को विकर्षित कर अपने से दूर भेज देता है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र के विपरीत दिशा में विकसित होता है, और इस कारण यह प्रतिकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे काई m से दर्शाया जाता है, यह एक छोटी तथा ऋणात्मक राशि होती है। इसके अलावा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी
जिसे म्यू आर से दर्शाया जाता है, इसका मान 1 से कुछ कम होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। दोस्तों, ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं बिस्मिथ, तांबा, सीसा तथा सिलिकॉन। आइए अब दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी अचुंबकीय पदार्थ अर्थात पैरामैग्नेटिक के गुणों को जानते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ही भांति जब किसी बाह्य क्षेत्र में रखे जाते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस पदार्थ के परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण यादृच्छिक यानी रैंडमली फैला रहता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, ये सभी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक छोटी तथा धनात्मक राशि होती है। इसके अतिरिक्त अनुचुंबकीय पदार्थ की तुलनात्मक भेद्यता यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से अधिक होता है। और दोस्तों, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम। आइए अब जानते हैं तीसरे पदार्थ यानी लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। दोस्तों, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के एकल परमाणुओं का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वे एक दूसरे के साथ इस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं कि एक स्थूल आयतन में, जिसे डोमेन कहते हैं, सब एक साथ एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी कारण प्रत्येक डोमेन का अपना परिणामी चुंबकन होता है, किंतु जैसे ही इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है, इन सभी डोमेन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की दिशा में विकसित हो जाता है, जिसके कारण पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता एक विशाल तथा धनात्मक राशि होती है और इसकी तुलनात्मक भेद्यता का मान 1 से अत्यधिक होता है। ऐसे पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते। ऐसे ही पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं लोहा, कोबाल्ट, निकल तथा गैडोलीनियम। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे अगले विषय यानी चुंबकीय शैथिल्य अर्थात हिस्टेरिसिस की। दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थों में B यानी चुंबकीय क्षेत्र और H यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संबंध बहुत जटिल होता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये पदार्थ शुरू में एकदम विचुंबकित यानी इसके अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। अब हम इसको परिनालिका में रखते हैं और परिनालिका में धारा का मान बढ़ाते हैं। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ता है और अंत में संतृप्त यानी सैचुरेट हो जाता है, जैसा कि वक्र OA में चित्रित किया गया है। इससे आगे चुंबकीय तीव्रता को बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं है। फिर हम H यानी चुंबकीय तीव्रता को घटाते हैं और घटाते हुए 0 पर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ H बराबर 0 है, किंतु चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान 0 नहीं है। यह वक्र AB द्वारा प्रदर्शित है। दोस्तों, जब H का मान 0 होता है तो ऐसे में B का मान पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता या चुंबकत्व अवशेष कहलाता है। दोस्तों, परिनालिका में धारा की दिशा उलट देते हैं और धीरे धीरे इसका मान बढ़ाते हैं। फलस्वरूप कुछ डोमेन पलटकर अपना विन्यास बदल लेते हैं जब तक कि अंदर परिणामी क्षेत्र 0 न हो जाए, और यह वक्र BC द्वारा दर्शाया गया है।
दोस्तों C बिंदु पर H का मान पदार्थ की निग्राहिता कहलाती है। प्रतिलोम धारा का परिमाण बढ़ाते जाने पर हम एक बार फिर से संतृप्तता की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। वक्र CD यही दर्शाता है। अब एक बार फिर हम धारा को कम करते हैं और इसे फिर से उलट दिया जाता है, जैसा कि वक्र EA में दिखाया गया है। यह चक्र दोहराया जाता रहता है। जब H को कम किया जाता है तो वक्र OA पुनः अनुरेखित नहीं होता। और दोस्तों यह परिघटना चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरेसिस कहलाती है। आइए अब बात करते हैं स्थायी चुंबक की। दोस्तों ऐसे पदार्थ कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण दीर्घ काल के लिए बनाए रख सकते हैं। स्थायी चुंबक विभिन्न तरीकों से बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर बार बार इस पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह एक चुंबक बन जाती है। इसके अतिरिक्त स्थायी चुंबक बनाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि किसी परिनालिका के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए और उस परिनालिका में नियत दिष्ट धारा प्रवाहित की जाए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ को चुंबकित कर देता है, जैसा कि यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। दोस्तों चुंबकीय शैथिल्य वक्र हमें स्थायी चुंबकों के उचित पदार्थ चुनने में सहायता करते हैं। शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की उच्च चुंबकीय धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, ताकि इधर उधर के चुंबकीय क्षेत्रों या तापीय उतार चढ़ावों या क्षुद्र यांत्रिक हानियों के कारण इसका चुंबकत्व आसानी से खत्म न हो जाए। इसके अलावा पदार्थ की उच्च चुंबकशीलता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टील की छड़ और एक नर्म लोहे की छड़ है। अब दोनों में से बेहतर चुंबकीय पदार्थ चुनने के लिए हमें दोनों के चुंबकीय शैथिल्य वक्र की तुलना करनी होगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टील ऐसा ही एक पदार्थ है। इसकी धारणशीलता नर्म लोहे से कुछ कम है, पर नर्म लोहे की निग्राहिता इतनी कम है कि सब गुणों को सोचें तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील लोहे से बेहतर है। तो दोस्तों इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, और इसी के साथ समाप्त होता है ये अध्याय भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित विषय में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 5 पढ़ा और विज्ञान विषय में कार्बन एवं उसके यौगिक भाग 3 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सदिश बीजगणित भाग 4 पढ़ा और भौतिक विज्ञान विषय में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 3 पढ़ा। और इन सभी वीडियो के साथ हमने रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद भाग 3 पढ़ेंगे और इंग्लिश में अमांडा पार्ट 1 और 2 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में पृष्ठ रसायन भाग 4 और 5 पढ़ेंगे और जीव विज्ञान विषय में वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 3 पढ़ेंगे।
एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSat इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।